जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडीज ट्रिक्स में। साथियों, आज हम लोग 28 नवंबर 2023 के डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे। आप जानते हैं ये जो सेशन होगा ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगा, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है आपको, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, वो ज़्यादा देर तक रिटेन रहे। ठीक है साथियों, तो ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच कंट्री हैज सीन अ मिस्टीरियस इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस टर्म्ड एज वॉकिंग निमोनिया। ठीक है, तो आपको बताना है कि किस कंट्री में वॉकिंग निमोनिया जैसी बीमारी फैल रही है, आपको बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है निकारागुआ, सेकेंड ऑप्शन है न्यूजीलैंड, थर्ड ऑप्शन है चाइना और फोर्थ ऑप्शन है जापान। तो इन चारों में से कहाँ पे वॉकिंग निमोनिया नाम की बीमारी जो है फैल रही है, जो कि मिस्टीरियसली इन्फ्लुएंजा जैसी है। ठीक है साथियों, तो साथियों इसका सही आंसर है चाइना। ठीक है, चाइना में क्या हो रहा है, चाइना में वॉकिंग निमोनिया बहुत तेज़ी से फैल रहा है, आउटब्रेक की तरह हो गया है। और ये वॉकिंग निमोनिया क्या है कि मतलब ये जो निमोनिया है ये इस तरह का निमोनिया है कि ये माइल्ड निमोनिया है, माइल्डर फॉर्म ऑफ निमोनिया है। ठीक है, जिसके चलते लोग अपना डेली रूटीन का जो काम है वो कर पा रहे हैं, इसलिए इसको वॉकिंग निमोनिया कह रहे हैं। ठीक है, उतना सिवियर नहीं है जितना ट्रेडिशनल निमोनिया या रेगुलर निमोनिया होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा वॉकिंग निमोनिया कहाँ हो रहा है साथियों, तो वॉकिंग निमोनिया हो रहा है चाइना में। ठीक है, ऐसी खतरनाक चीज़ें सिर्फ चाइना में ही होती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि चाइना में वॉकिंग निमोनिया फैल रहा है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ पास द रेजोल्यूशन सीकिंग द ग्रांट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो आपको बताना है किस राज्य ने, किस भारतीय राज्य ने एक रेजोल्यूशन पास किया है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को ग्रांट करने के लिए। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को हासिल करने के लिए किस स्टेट ने, किस भारत के राज्य ने एक रेजोल्यूशन पास किया है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है बिहार, थर्ड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है तेलंगाना। इन चारों में से किसने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस रिलेटेड रेजोल्यूशन पास किया है, आपको बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है बिहार। ठीक है, बिहार जो है सीख कर रहा है काफ़ी दिन से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। ठीक है, और इसके लिए वहाँ पे रेजोल्यूशन भी पास हो गया है। ठीक है, क्यों ये आ रहा है, क्योंकि बिहार में अभी जानते हैं कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ था, जिसके चलते उसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग की जा रही है। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं या कि कैसे दिया जाता है, सब अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि किसको किसको स्टेटस मिला है। तो अभी हाल ही में आपको पता होगा तेलंगाना जब आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तब इसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया था। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किस पैरामीटर्स पे दिया जाता है, किन पैरामीटर्स को इंक्लूड किया जाता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को अवॉर्ड करने में। अभी के लिए ये जानिए आप कि बिहार ने रेजोल्यूशन पास किया है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए। ठीक है साथियों, किसके लिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे हर किसी को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चाहिए ना, हर किसी को, हर से याद रखेंगे बिहार। ठीक है, हर आता है ना इसमें, हर देखिए HAR। ठीक है, बिहार। ठीक है, तो याद रखेंगे बिहार, और बिहार में ही आप जानते हैं कास्ट बेस्ड सर्वे भी हुआ है, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जहाँ पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में देखेंगे हम लोग। तो साथियों यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में है, ये सेंटर का एक डेवलपमेंटल इंटरवेंशन होता है जो भी स्टेट्स थोड़ा सा जियोग्राफिकल और सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज झेलते हैं उनके लिए। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, इनको स्पेशल कैटेगरी में डाल दिया जाता है, जिसके चलते इनको काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऐसे स्टेट्स को असिस्ट करता है, डेवलपमेंटल असिस्टेंस देता है, जो कि जियोग्राफिकल और सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस झेलते हैं। ठीक है, अभी क्या है 11 स्टेट्स में ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस लागू है। देखिए पूरा एक तो हिली एरियाज हैं, प्लस जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज है। ठीक है, असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना। तेलंगाना क्योंकि अभी अलग हुआ था, इसलिए वहाँ के जो फाइनेंसेस थे गड़बड़ा गए थे, जिसके चलते ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इनको मिला था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है ये फिफ्थ फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे आया था। ठीक है, 1969 में आया था। ठीक है, 1969 में आया था। ठीक है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी नहीं है। ठीक है, याद रखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी नहीं है, ये एक डेवलपमेंटल कैटेगरी है जो कि फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था, ताकि जो राज्य पिछड़े हुए हैं उनको जो फॉरवर्ड
स्टेट्स हैं उनके पैरिटी पे लाने के लिए, ठीक है। अब इसके पैरामीटर्स क्या क्या है, किन पैरामीटर्स पे इनको दिया जाता है, तो जहाँ पे हिली टेरेन हो, ठीक है, जैसे पूरा नॉर्थ ईस्टर्न जो है हिली टेरेन है, जो हमारी हिल स्टेट्स हैं जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, वो हिली टेरेन है, ठीक है। नेक्स्ट है लो पॉपुलेशन डेंसिटी, आप जानते हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कम है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, पूरा नॉर्थ ईस्टर्न में अच्छी खासी ट्राइबल पॉपुलेशन है तो इसलिए उनको मिला है, ठीक है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन अलॉन्ग बॉर्डर्स विद नेबरिंग कंट्रीज, तो ये जो पूरा ये मान लीजिए ये भारत देश है, नॉर्थ है, ये पूरा यहाँ पे ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया है मैप, ठीक है, ये मान लीजिए मैप है, तो ये पूरा यहाँ पे स्ट्रैटेजिक बॉर्डर्स हैं अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज़, ठीक है। यहाँ पे म्यांमार है, फिर यहाँ पे चाइना है, ये चाइना है पूरा, यहाँ चाइना है, यहाँ पाकिस्तान है, तो इन सब चीज़ों को भी देखा जाता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने में, ठीक है। और इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस हो या नॉन वाइबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस हो, तो जब ये 5-6 पैरामीटर्स जब मीट कर जाते हैं तब गाडगिल फार्मूला के हिसाब से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है साथियों। यहाँ पे पूरा कंसेप्चुअल चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी आशा करते हैं, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से बताई गई हैं, और एक बार अगर आप ये सारा जो टेक्स्ट लिखा है खुद पढ़ लेंगे तो बहुत ही आसानी से चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है साथियों। तो आशा करते हैं आपको यहाँ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, अब यहाँ पे साथियों हम लोग बेनिफिट्स भी देख लेते हैं। अभी हम लोग ने उनके पैरामीटर्स देखे थे, क्या क्या पैरामीटर्स थे, जैसे हिली टेरेन था, ट्राइबल पॉपुलेशन थी, नॉन वाइबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस था, स्ट्रैटेजिक बॉर्डर्स विद अदर कंट्रीज था, इंटरनेशनल बॉर्डर विद अदर कंट्रीज, इकोनॉमिक डिसएडवांटेज था, तो ये सब हम लोग ने देखा था जो कि गाडगिल फार्मूला के अंतर्गत स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं जब उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में आ जाते हैं तब क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि 30% ऑफ सेंट्रल असिस्टेंस गोज टू देम, मतलब जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उनको 30% जो है सेंट्रल असिस्टेंस जाता है, ठीक है। मान लीजिए गवर्नमेंट का बजट है 100 रुपये डेवलपमेंट असिस्टेंस का, तो उसमें से पूरा 30 उठा के किसको जाएगा, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को, ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को, ठीक है। फिर क्या होता है, दूसरी चीज़ है सेंटर पेज 90% ऑफ द फंड्स रिक्वायर्ड इन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ठीक है। जहाँ पे और स्टेट्स 60% या 75% शेयर करते हैं, तो वहाँ पे सेंटर क्या 90% तक देता है फंड्स सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में, ठीक है। क्योंकि और जो 10% होता है वो सिर्फ स्टेट देता है जो कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर क्या होता है, जो नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होते हैं वो 25% तक देते हैं, 40% तक देते हैं, पर जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट्स हैं वो सिर्फ 10% देते हैं, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है इनका, ठीक है। अनस्पेंड मनी इन फाइनेंशियल ईयर डजंट लैप्स एंड इज कैरिड फॉरवर्ड, जो भी अनस्पेंड मनी है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। टैक्स में कंसेशन मिलते हैं, इनकम टैक्स में कंसेशन, कॉर्पोरेट टैक्स में कंसेशन, ठीक है। यहाँ पे हमने बता ही दिया 30% ऑफ सेंटर्स ग्रॉस बजट गोज टू स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कुछ चीज़ें बेनिफिट्स हैं और क्या क्या किस बेसिस पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है वो हम लोग ने पिछली वाली स्लाइड में देख लिया, और किस स्टेट ने रेजोल्यूशन पास किया है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए तो हम लोग ने वो भी देख लिया। हर किसी को चाहिए कैटेगरी स्टेटस, तो हम लोग ने यहाँ पे ट्रिक लगाई थी, हर किसी को चाहिए कैटेगरी स्टेटस, तो हर से याद रखिएगा बिहार, ठीक है, बिहार, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, विच ऑफ द आइलैंड हैज साइट ऑफ प्रपोज्ड इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, तो किस आइलैंड पे इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है स्टैब्लिश किया जाएगा, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है निकोबार आइलैंड, सेकेंड ऑप्शन है अंडमान आइलैंड, थर्ड ऑप्शन है ग्रेट निकोबार आइलैंड, और फोर्थ ऑप्शन है लक्षद्वीप आइलैंड। तो इन चारों आइलैंड में से किस आइलैंड पे इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट सेटअप किया जाएगा, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है ग्रेट निकोबार आइलैंड, ठीक है। ग्रेट निकोबार आइलैंड में ये सेट किया जाएगा, कहाँ पे, गलेथिया बे में, ठीक है। गलेथिया बे इन ग्रेट निकोबार आइलैंड में ये सेट होगा, ठीक है। इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहाँ होगा, ग्रेट निकोबार आइलैंड में, ठीक है। तो याद ये रखिएगा कि ग्रेट ट्रांसशिपमेंट होगी, ठीक है, ग्रेट कंटेनर्स होंगे, या तो ग्रेट कंटेनर्स या ग्रेट ट्रांसशिपमेंट, ये बहुत ही ग्रेट पोर्ट है, ठीक है। इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ये बहुत ही ग्रेट होगा, तो ग्रेट निकोबार आइलैंड में ये स्थित होगा, ठीक है। और कैसे याद रखेंगे डीपली, कि यहाँ पे कोई भी गलत कंटेनर नहीं आएगा, ठीक है। गलत याद रखिए, गलत कंटेनर नहीं आएगा। गलत से क्या याद रखेंगे, गलेथिया बे, ठीक है। मान लीजिए आपको स्पेसिफिकली एकदम पूछ लिया गया कि कहाँ पे स्थित है, तो आप बता सके कि गलेथिया बे में है, ठीक है। तो गलेथिया बे की स्पेलिंग देखिए GALATHEA, ठीक है, इसमें गलत है, शुरुआत में गलत है, तो याद रखिएगा इस पोर्ट पे, इस जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, वहाँ पे कोई गलत कंटेनर नहीं आएगा क्योंकि वो ग्रेट है, ठीक है। गलत कंटेनर नहीं आएगा इसलिए वो ग्रेट है, ठीक है। तो
ग्रेट निकोबार आइलैंड हो गया, ग्रेट का नाम ग्रेट मतलब ग्रेट निकोबार आइलैंड हो गया, और बे कौन सा हो गया, गलेथिया बे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने दोनों चीज़ें स्पेसिफिकली याद कर ली। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं साथियों, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएं। तो याद रखिएगा कि ये जो इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, यहाँ पे गलत कंटेनर कभी नहीं आएगा, इसीलिए ग्रेट है। ठीक है, गलत कंटेनर नहीं आएगा, गलत कंटेनर नहीं आएगा, इसीलिए ग्रेट है। ठीक है, इसीलिए ग्रेट है। गलत से क्या है, गलत देखिए GALAT, ये गलत हो गया, गलेथिया बे। और ग्रेट क्या है, ग्रेट निकोबार आइलैंड। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई है तो फिर से एक बार हल्की सी एक बार बैक करके देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाउ मेनी इंडियन बैंक्स आर देयर इन लिस्ट ऑफ ग्लोबल सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स 2023। तो कितने इंडियन बैंक्स हैं ग्लोबल सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स G-SIBs लिस्ट में, जो कि 2023 में जारी की गई है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है 0 बैंक्स, मतलब कोई भी बैंक नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है 1 बैंक, थर्ड ऑप्शन है 2 बैंक्स, और लास्ट ऑप्शन है 3 बैंक्स। तो कितने इंडियन बैंक्स को इंक्लूड किया गया है ग्लोबल सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स में। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है 0। ठीक है, एक भी बैंक इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो ग्लोबल सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक जो लिस्ट है वो कौन पब्लिश करता है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड पब्लिश करता है, जो कि ऐसे लिस्ट निकालता है बैंक्स की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टू बिग टू फेल है। अगर वो फेल होंगे तो जो है ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है, तो इनकी लिस्ट निकाली जाती है। तो इनके हिसाब से कोई भी जो बैंक है, इंडियन बैंक है, इतना बड़ा नहीं है या इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इस लिस्ट में एक भी बैंक नहीं है इंडिया का। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक भी बैंक इंडिया का इंक्लूड नहीं किया गया है इसमें। ठीक है, और आप अगर इसके क्राइटेरिया देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, हायर कैपिटल बफर, टोटल लॉस एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, रिजॉल्वेबिलिटी और हायर सुपरवाइजरी एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, और यहाँ पे ऑन द लाइन ऑफ G-SIBs एक इंडियन भी डोमेस्टिक अपनी लिस्ट निकालता है, यहाँ पे RBI निकालता है, जो कि इंडियन बैंक्स को लिस्ट करता है इन ऑन द लाइन्स ऑफ सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। तो इसमें 3 बैंक्स हैं, आप जानते होंगे, एक SBI है, एक ICICI है और एक HDFC है। ठीक है, तो ये डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं। ये कौन से हैं, ये ग्लोबली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, और ये कौन से हैं, ये डोमेस्टिकली सिस्टमिक इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं। ठीक है, और इनको RBI जारी करता है, इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। ठीक है साथियों, बेसल कमेटी जो है कंसल्ट कर जाती है निकालने से पहले। ठीक है, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे एक भी बैंक नहीं इंक्लूड किया गया है ग्लोबल सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स में, एक भी बैंक इंडिया का नहीं इंक्लूड किया गया है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच कंट्री इज अमंग द टॉप बेनिफिशियरीज ऑफ यूरोपियन यूनियंस जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज इन 2022। तो कौन सी कंट्री है जो कि यूरोपियन यूनियन के जो GSP है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज 2022 का, उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है साउथ कोरिया, सेकेंड ऑप्शन है पाकिस्तान, थर्ड ऑप्शन है इजराइल और फोर्थ ऑप्शन है इंडिया। तो साथियों इसका सही आंसर है इंडिया। ठीक है, इंडिया जो है जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस जो कि यूरोपियन यूनियन देता है, उसमें काफ़ी जो है बेनिफिशियरी है, टॉप पे बेनिफिशियरी है। ठीक है, तो जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस क्या होता है साथियों, मान लीजिए इंडिया से कोई भी प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन में जा रहा है तो वहाँ पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है। ठीक है, 0 कस्टम ड्यूटी लगती है। ठीक है, इसी को कहते हैं जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस, कि कुछ कंट्रीज़ को प्रेफरेंस दिया जाता है कि आप अपने प्रोडक्ट 0 कस्टम ड्यूटीज़ पे भेज सकते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ को दिया जाता है। ठीक है, ये सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ को दिया जाता है। कुछ साल पहले तक यूनाइटेड स्टेट्स भी हमें देता था, पर अब ट्रम्प सरकार ने इसको जो है कैंसिल कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो यूरोपियन यूनियन है उसकी जो जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस की जो एक प्रोग्राम है, उसमें इंडिया जो है इज अमंग टॉप बेनिफिशियरीज ऑफ यूरोपियन यूनियन GSP इन 2022। ठीक है साथियों, बहुत ही आसान सी चीज़ थी, आप इस टेक्स्ट को पढ़िएगा और पूरी अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है साथियों, तो बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यूरोपियन यूनियन की जो जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंस है उसका इंडिया जो है काफ़ी अच्छा बेनिफिशियरी है। ठीक है, 2022 में। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, व्हाट इज फास्टर 2.0 रिलेटेड टू। तो आपको बताना है फास्टर 2.0 किससे रिलेटेड है, आपने ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है विमेन एम्पावरमेंट, सेकंड ऑप्शन है रूरल डेवलपमेंट,
थर्ड ऑप्शन है रिलीज ऑफ प्रिजनर्स और फोर्थ ऑप्शन है चाइल्ड अडॉप्शन। तो फास्टर 2.0 साथियों किससे रिलेटेड है? तो इसका सही जवाब है सी, रिलीज ऑफ प्रिजनर्स। ठीक है, रिलीज ऑफ प्रिजनर्स। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हाल ही में फास्टर 2.0 और हिंदी वर्जन ऑफ ESCR पोर्टल निकाला है। ठीक है, फास्टर 2.0 क्या है? ये क्या करता है? ये जेल अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर देता है कोई भी जो प्रिजनर्स के बारे में जो भी गतिविधियां हैं उनको ट्रायल कोर्ट्स को और हाई कोर्ट्स को इन्फॉर्म कर देता है प्रिजनर्स के बारे में। ठीक है, इससे क्या होता है, जो भी प्रिजनर की रिहाई होने वाली है, जिनका भी जेल टर्म खत्म होने वाली है, उनको प्रॉम्प्टली जल्दी से जेल से बाहर निकाला जाए, ताकि उनका जो भी जेल में जो भी स्टे है वो अननेसेसरी डिले ना हो। इसलिए फास्टर 2.0 जो है रिलीज ऑफ प्रिजनर्स से रिलेटेड है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था इसको। ठीक है, ESCR पोर्टल क्या है? ये डिजिटल वर्जन है, जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं उनका ये डिजिटल वर्जन है, और अब ये हिंदी में भी है, मतलब हिंदी में सारे जजमेंट्स इस पर अपडेट कर दिए जाएंगे। ठीक है साथियों, तो याद रखिएगा फास्टर 2.0 किससे रिलेटेड है? फास्टर 2.0 रिलीज ऑफ प्रिजनर्स से रिलेटेड है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री लॉन्च्ड एम्पलीफाई 2.0? ठीक है, एम्पलीफाई 2.0 किसने लॉन्च किया है, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ लीगल अफेयर्स, सेकंड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, थर्ड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और फोर्थ ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो एम्पलीफाइड 2.0 किसकी स्कीम है या किसकी इनिशिएटिव है, आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं एम्पलीफाइड 2.0 का पूरा फुल फॉर्म। तो एम्पलीफाई का फुल फॉर्म है असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म फॉर लिवेबल, इंक्लूसिव एंड फ्यूचर रेडी अर्बन इंडिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा एम्पलीफाइड 2.0? एम्पलीफाइड 2.0 क्या करेगा? डेटा प्रोवाइड करेगा इंडियन सिटीज़ का। ठीक है, जो भी एकेडमिक्स होंगे, रिसर्चर्स होंगे, स्टेक होल्डर्स होंगे, उनको इंडियन सिटीज़ का डेटा प्रोवाइड करेगा, ताकि वो एकदम टारगेटेड प्रोग्राम या कोई भी अपनी स्कीम चला सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास डेटा रहेगा तो हम ज़्यादा आसानी से चीज़ें टारगेट कर सकते हैं, किसको क्या टारगेट करना है, कितनी चीज़ें चाहिए, कहाँ पे कौन सी रोड चाहिए, कितने घर चाहिए। तो ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से हो सकती हैं, बहुत ही टारगेटेड तरीके से हो सकती हैं, एक फ्रेम तरीके से हो सकती हैं। इसलिए एम्पलीफाई 2.0 लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा एम्पलीफाई 2.0 किस मिनिस्ट्री की स्कीम है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए कैसे याद कर सकते हैं कि एम्पलीफाई मतलब होता है एम्पलीफायर। ठीक है, तो हम अपने घर पे ही एम्पलीफायर रखते हैं ना, एम्पलीफायर जो भी डिवाइस होता है वो हम अपने घर पे ही रखते हैं ना, एम्पलीफायर। ठीक है, तो याद रखिए एम्पलीफाई जो है हाउस में होगा ना, तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ये स्कीम जो है लॉन्च की है। ठीक है, ये जो भी इनिशिएटिव है एम्पलीफाई 2.0, जिसके तहत जो डेटा है इंडियन सिटीज़ का वो सिंगल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा एकेडमिक्स, रिसर्चर्स और स्टेक होल्डर्स के लिए, टू हेल्प डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग। ठीक है साथियों, आशा करते हैं ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। एम्पलीफायर हमारा हाउस में होता है, तो एम्पलीफाई 2.0 मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च की है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच इज़ एग्जेम्प्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005? तो किस बॉडी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत किसी भी इन्फॉर्मेशन को अनवील करने से या डिस्क्लोज करने से? तो आपको बताना है यही कि वो कौन सी बॉडी है जिसको RTI से एग्जेम्पशन मिल गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, आपके ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है आधार, सेकेंड ऑप्शन है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, थर्ड ऑप्शन है कोबरा बटालियन और फोर्थ ऑप्शन है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERTIN।
ठीक है साथियों, तो बताइए इनमें से कौन सी बॉडी है जिसको एग्जेम्पशन मिला है RTI एक्ट 2005 से। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, CERT-IN। ठीक है, तो अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को फ्रॉम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। क्या होगा अब इससे ये होगा कि इनको अपनी भी कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनसे कोई भी जो है जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेक्शन 24 क्लॉज 2 है RTI एक्ट का, जिसने इंक्लूड किया है CRT को सेकेंड शेड्यूल में, जो कि एग्जाम करता है, जिसमें पूरी लिस्ट है इंस्टीट्यूशंस की जो भी एग्जाम्प्टेड हैं RTI इन्फॉर्मेशन से। ठीक है, तो इसमें से शायद 26-27 एजेंसीज हैं, जैसे रॉ है, IB है, ऐसे कई चीज़ें हैं जिसमें जो कि RTI इन्फॉर्मेशन से एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, तो याद रखिएगा 27 एजेंसीज हैं लगभग जो RTI के अंतर्गत नहीं आती हैं, और हाल ही में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है वो एग्जेम्प्ट कर दी गई है राइट टू इन्फॉर्मेशन से। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन से कौन एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाउ मैनी कृषि सखीज विल बी ट्रेंड फॉर द प्रमोशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, तो कितनी कृषि सखीज को ट्रेन किया जाएगा नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। आपके ऑप्शंस हैं, डेटा ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा, 20,000 कृषि सखीज, सेकेंड ऑप्शन है 30,000 कृषि सखीज, थर्ड ऑप्शन है 40,000 कृषि सखीज, और लास्ट ऑप्शन है 50,000 कृषि सखीज। ठीक है, कितनी कृषि सखीज को नेचुरल फार्मिंग प्रमोट करने के लिए ट्रेन किया जाएगा, तो साथियों इसका सही आंसर है 50,000। ठीक है, 50,000 जो है ट्रेन की जाएंगी नेचुरल फार्मिंग के लिए कृषि सखीज। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर ने लॉन्च किया है ट्रेनिंग मॉड्यूल, जिसके अंतर्गत 50,000 कृषि सखीज को ट्रेन किया जाएगा फेज्ड मैनर में बाय नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, तो नेशनल फार्मिंग प्रमोट करने के लिए 50,000 कृषि सखीज को ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, किसकी इनिशिएटिव है ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की है, क्योंकि रूरल विमेन फार्मर्स को ये प्रमोशन ट्रेनिंग मिलेगी, और एग्रीकल्चर में ट्रेनिंग मिलेगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर भी इन्वॉल्व है। ठीक है, दे विल बी ट्रेन अंडर दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, तो याद रखिएगा कितनी कृषि सखीज को ट्रेन किया जाएगा, तो 50,000 कृषि सखीज को जो है ट्रेन किया जाएगा। ठीक है साथियों, सारी चीज़ क्लियर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों यहाँ पे PMG से रिलेटेड कोई बात है, हमारे प्यारे नरेंद्र मोदी साहब ने जो है लॉन्च किया है ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी और सोशल इम्पैक्ट फंड। ठीक है, तो ये कब हुआ था, ये वर्चुअल G20 लीडर समिट में हुआ था। ठीक है, ये वर्चुअल G20 लीडर समिट में हुआ था। ठीक है, तो क्या क्या लॉन्च किया गया है, ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी और सोशल इम्पैक्ट फंड। ठीक है, इंडिया ने प्लेज किया है कि वो $25 मिलियन जो है देगा सोशल इम्पैक्ट फंड को। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या किया गया है, ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी और सोशल इम्पैक्ट फंड। ठीक है, ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी क्या है, ये पूरी एक डिजिटल रिपोजिटरी है जिसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जैसे आधार एक बेस्ट प्रैक्टिसेस है हो गया। ठीक है, तो ऐसे चल के कोई भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए ये ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी सेट की गई है, जहाँ पे G20 की जो भी कंट्रीज़ हैं जिनकी अच्छी जो भी उनकी स्कीम्स हैं, जो भी अच्छे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी डिजिटली साउंड प्रोग्राम्स हैं, उनको इसमें इंक्लूड किया जाएगा और उनसे इन्फॉर्मेशन जो है पास की जाएगी, इन्फॉर्मेशन जो है आपस में साझा की जाएगी, एक्सचेंज की जाएगी। ठीक है, तो ये इसीलिए ये ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी जो है लॉन्च की गई है। ठीक है, और है सोशल इम्पैक्ट फंड। ठीक है, सोशल इम्पैक्ट फंड क्या है, ये क्या करेगा, DPI जो भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन है उसको जो है पुश देगा। ठीक है, उसको पुश करेगा। ठीक है, उससे मतलब ये एक फाइनेंशियल आर्म हो गई ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी की। ठीक है, तो जहाँ पे जो भी अच्छी चीज़ें होंगी उनको अगर कहीं लागू किया जाएगा तो उसमें इस फंड की सहायता ली जाएगी लागू करने में, इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है साथियों, एक बार पूरा टेक्स्ट पढ़िएगा, समझ में आएगी चीज़ें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच कंट्री हैज एस्टैब्लिश्ड वर्ल्ड फर्स्ट नियर स्पेस कमांड इक्विप्ड विद पावरफुल हाइपरसोनिक वेपन्स। ठीक है, तो किस कंट्री ने नियर स्पेस कमांड बनाया है जो कि इक्विप्ड है हाइपरसोनिक वेपन्स से। ठीक है, जिनकी स्पीड है
एटलीस्ट मार्क 5, ठीक है। जो मार्क स्पीड होती है, ये स्पीड होती है, ठीक है, ये स्पीड है, ठीक है। मार्क 5 जो है ये स्पीड है, ठीक है, हाइपरसोनिक वेपन्स की स्पीड है, ठीक है। तो आपको बताना है नियर स्पेस कमांड किसने सेट किया है, किसने सेटअप किया है इक्विप्ड विद हाइपरसोनिक वेपन्स। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, सेकेंड ऑप्शन है चाइना, थर्ड ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम और फोर्थ ऑप्शन है रशिया। तो इन चारों में से किसने नियर स्पेस कमांड जो है लॉन्च किया है या सेट किया है? तो साथियों इसका सही आंसर है चाइना, ठीक है। चाइना ने अभी रिसेंटली स्टैब्लिश किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट नियर स्पेस कमांड इक्विप्ड विद हाइपरसोनिक वेपन्स। क्यों किया है? क्योंकि 2019 में यूनाइटेड स्टेट्स ने स्पेस फोर्स क्रिएट की थी, जिससे चाइना को लगा वो पीछे निकल रहा है, पीछे हो गया है, तो उन्होंने अपना एक नया नियर स्पेस कमांड जो है सेटअप कर लिया है जिसमें हाइपरसोनिक वेपन्स है, ठीक है। अभी आपने देखा ही होगा ये स्पाई बलून्स काफ़ी चर्चा में थे, तो इसी के अंतर्गत ये काम हो रहा है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चाइना ने नियर स्पेस कमांड जो है स्टैब्लिश किया है जिसमें हाइपरसोनिक वेपन्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वेयर डिड इंडिया लॉन्च मिलेट फेस्टिवल टू रेज अवेयरनेस फॉर मिलेट्स? तो इंडिया ने कहाँ लॉन्च किया है मिलेट फेस्टिवल, उसके बारे में मिलेट्स के बारे में अवेयर करने के लिए, ठीक है। मिलेट्स के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए कहाँ पे इंडिया ने लॉन्च किया है, किस कंट्री में इंडिया ने लॉन्च किया है मिलेट फेस्टिवल, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है श्रीलंका, सेकेंड ऑप्शन है ताइवान, थर्ड ऑप्शन है थाईलैंड और फोर्थ ऑप्शन है इंडोनेशिया। तो कहाँ पे मिलेट फेस्टिवल जो है लॉन्च किया गया है? तो साथियों इसका सही आंसर है इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया में जो है इंडिया ने मिलेट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था जहाँ पे अवेयरनेस रेज हो जाएगी मिलेट्स को लेकर, ठीक है। और ये कोलैबोरेशन जो है बूस्ट करेगा बिटवीन आसियान कंट्रीज, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इंडिया ने मिलेट फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया है? तो इंडोनेशिया में ये ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। इंडिया, तो याद रखिएगा इंडिया मिला इंडिया से, ठीक है। इंडिया मिल इंडिया से, ठीक है। इंडिया मिल इंड से, ठीक है। आईएनडी मिला इंडी से, आईएनडी से, ठीक है। इंडिया मिला आईएनडी से, ठीक है। आईएनडी इनके में भी है, आईएनडी इंडिया में भी है, ठीक है। तो दोनों ही ने तो आपस में मिले कब? जब मिलेट फेस्टिवल हुआ, ठीक है। तो आईएनडी मिल आईएनडी, ये याद रखिएगा, ठीक है। आईएनडी मिल आईएनडी, तो इंडिया ने, ये आईएनडी से इंडिया है, एमआईएलएल से मिलेट है, ठीक है। इंडिया, सॉरी यहाँ लिख लीजिए इंडिया मिले इंडिया, आईएनडी मिले आईएनडी, ठीक है। आईएनडी मिले आईएनडी, मिले से क्या है? मिलेट, ठीक है। मिले से मिलेट है और आईएनडी से है इंडोनेशिया, ठीक है। समझ में आई ये ट्रिक? एक बार फिर से देख लेते हैं, आईएनडी मिले आईएनडी, ठीक है। आईएनडी मिले आईएनडी, मिले से क्या है? मिलेट, ठीक है, मिलेट। तो मिलेट फेस्टिवल कहाँ पे किया गया है? तो आईएनडी में किया गया है, इंडोनेशिया में किया गया है। किसने किया है? आईएनडी ने किया है, मतलब इंडिया ने किया है, ठीक है साथियों। क्योंकि आसियान का जो इस समय होल्डर है, जो आसियान की चेयर होल्डर है वो इंडोनेशिया है, इसके लिए यहाँ पे ये मिलेट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु इज स्वर्न इन एज न्यूजीलैंड्स प्राइम मिनिस्टर? तो न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, फिलिप कैंटिनो, सेकेंड ऑप्शन है बॉब हेवलेट, थर्ड ऑप्शन है क्रिस्टोफर लक्सन और फोर्थ ऑप्शन है सिंडी कीरो, ठीक है। इन चारों में से कौन बने हैं न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर, आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है क्रिस्टोफर लक्सन, ठीक है। क्रिस्टोफर लक्सन साहब जो हैं न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर हैं और इनको स्वेरिंग इन सेरेमनी में गवर्नर जनरल ने इनको जो है स्वेरिंग कराई थी, ठीक है। शपथ इनको गवर्नर जनरल सिंडी कीरो ने दिलाई थी और कौन बने हैं? क्रिस्टोफर लक्सन, ठीक है। क्रिस्टोफर लक्सन, ठीक है। तो याद रखिएगा न्यू क्राइस्ट, ठीक है, न्यू क्राइस्ट, ठीक है, न्यू क्राइस्ट, ये ट्रिक है, याद रखिएगा। न्यू से याद रखिएगा न्यूजीलैंड और क्राइस्ट से याद रखिएगा क्रिस्टोफर, ठीक है। न्यू क्राइस्ट, ठीक है, न्यू क्राइस्ट, ठीक है, न्यू क्राइस्ट, ठीक है। आशा करते हैं ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच, यहाँ पे लिख लीजिएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सेट टू बिकम सेकेंड होम टू एशियाटिक लायंस, ठीक है। तो किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एशियाटिक लायंस को रिलोकेट किया जाएगा ताकि वो दूसरा घर बन जाए एशियाटिक लायंस का, ठीक है। तो पहला घर तो आपको पता ही होगा, गिर है, ठीक है। गिर नेशनल पार्क है जो गुजरात में, ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा एशियाटिक लायंस है। तो कहाँ पे अब इनकी जो पॉपुलेशन है वो डाइवर्सिफाई करके नई सेंचुरीज़ में इंक्लूड किया जा रहा है ताकि वो दूसरा घर बन जाए एशियाटिक लायंस का, आपको यही बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेकेंड ऑप्शन है नमदम्फा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
थर्ड ऑप्शन है नौरा डेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और फोर्थ ऑप्शन है बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इन चारों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से कहाँ एशियाटिक लायंस को जो है पॉपुलेट किया जाएगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये भी गुजरात में है। तो गिर नेशनल पार्क के बाद अब बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है सेकेंड होम बनेगा एशियाटिक लायंस का। ठीक है, एशियाटिक लायंस का किस प्रोग्राम के अंतर्गत? तो ये प्रोजेक्ट लायन @2047 के अंतर्गत ये जो है फैसला लिया गया है, ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट लायन है ये इनिशिएटिव कब लॉन्च हुआ था? ये 2021 में लॉन्च हुआ था, जिसमें ये इन्विसाज किया गया था जो कि जो लायन की पॉपुलेशन है, जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, उनको रीनेम किया जाएगा और क्या किया जाएगा, इनकी पॉपुलेशन को डाइवर्सिफाई किया जाएगा। सिर्फ गिर नेशनल पार्क में होने की वजह से इन पे ज़्यादा थ्रेट्स हैं। ठीक है, तो इसी के चलते उनके थ्रेट्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए जो है बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है अब एशियाटिक लायंस को पॉपुलेट किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे किया जाएगा? बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो याद रखिएगा, लायंस बाहर जाएंगे, बाहर वो हुक्का बार वाले बार। ठीक है, बाहर जाएंगे फिर गिर जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे पियेंगे फिर गिर जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों हैं एशियाटिक लायंस की जो है होम है। ठीक है, एक बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक गिर नेशनल पार्क। ठीक है, और यही दोनों गुजरात में है। तो याद रखिएगा, रात में बार में जाएंगे ना, रात में बार में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारी डायमेंशंस कवर कर दी। अब आपसे कहीं से भी पूछेगा तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, लायन जो है जब बार में जाएगा उसके बाद गिरने लगेगा ना। ठीक है, पी लेगा, थोड़ा नशे में आ जाएगा तो गिरने लगेगा। तो गिर से याद रखिएगा, गिर जाएगा। तो गिर से याद रखिएगा, गिर नेशनल पार्क जो है वो तो ऑलरेडी है ही है। बाहर से याद रखिएगा बारदा, और ये दोनों कहाँ है? तो लायन कब जाएगा बाहर? तो रात में जाएगा। तो रात से क्या याद रखेंगे? गुजरात। ठीक है, रात से क्या याद रखेंगे? गुजरात। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, एक बार इरेज कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। तो लायन बाहर जाएगा रात में फिर गिर जाएगा। ठीक है, बाहर जाएगा, बाहर मतलब बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गिर जाएगा मतलब गिर नेशनल पार्क, और रात में जाएगा मतलब रात मतलब गुजरात। ठीक है, तो ये जो दोनों गिर नेशनल पार्क और बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं ये गुजरात में है। ठीक है, और ये भी ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्ट लायन जो है इसकी जो लॉन्च करने की वजह ये है कि एशियाटिक पॉपुलेशंस की जो पॉपुलेशन है उनको बढ़ाया जाए। ठीक है, एशियाटिक लायंस की पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जाए। ठीक है, और ये कब लॉन्च हुआ था साथियों? ये 2021 में लॉन्च हुआ था। तो हम लोग ने स्टैटिक भी देख लिया, हम लोग ने करंट भी देख लिया। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, विच एयरलाइंस हैज इंट्रोड्यूस्ड 6Sky an AI powered chat assistant crafted to handle customer inquiries in various languages। तो 6Sky जो है किस जो AI powered chat assistant है वो किस एयरलाइन ने लॉन्च किया है ताकि जो कस्टमर की इंक्वायरीज हैं वो अलग अलग भाषाओं में हैंडल की जा सकें। तो ये एयर पावर्ड चैट असिस्टेंट का क्या नाम है? 6Sky। आपको ये बताना है ये किसने जो है इंट्रोड्यूस किया है, किस एयरलाइन ने इंट्रोड्यूस किया है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है इंडिगो, सेकेंड ऑप्शन है एयर इंडिया, थर्ड ऑप्शन है विस्तारा, और फोर्थ ऑप्शन है स्काई एशिया। तो साथियों इसका सही आंसर है इंडिगो। ठीक है, इंडिगो ने, ये जो इंडिगो प्रीमियर एयरलाइन है इंडिया की, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है 6Sky जो कि है एयर पावर चैट असिस्टेंट, AI पावर चैट असिस्टेंट, जो कि जो कस्टमर की इंक्वायरीज है वो अलग अलग भाषाओं में आराम से हैंडल कर सकता है। आप हिंदी में पूछिए, भोजपुरी में पूछिए, राजस्थानी में पूछिए, मराठी में पूछिए, तेलुगु में पूछिए, तमिल में पूछिए, तो सारी चीज़ों को ये अलग अलग लैंग्वेजेस में कस्टमर की जितनी भी इंक्वायरीज है उनको हैंडल करेगा। कौन? 6Sky। और एक किसका चैट असिस्टेंट है? तो ये इंडिगो का चैट असिस्टेंट है। ठीक है, इंडिगो का चैट असिस्टेंट है। ठीक है, इंडिगो का चैट असिस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच मिनिस्ट्री हैज़ बीन अवॉर्डेड स्पेशल अप्रिसिएशन मेडल एट इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो किस मिनिस्ट्री को स्पेशल अप्रिसिएशन मेडल मिला है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, जो कि नई दिल्ली में अभी हुआ था। ठीक है, जिसका 42nd एडिशन अभी न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सेकेंड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, थर्ड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और फोर्थ ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो इन चारों में से किस मिनिस्ट्री को स्पेशल अप्रिसिएशन मेडल मिला था, आपको ये बताना है।
ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर को स्पेशल अप्रिसिएशन मेडल मिला था। किस लिए मिला था? फॉर रिमार्केबल पावर पवेलियन इट सेटअप एट ट्रेड फेयर। तो ट्रेड फेयर में एक रिमार्केबल पावर पवेलियन सेटअप किया गया था, जिसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ पावर को स्पेशल अप्रिसिएशन मेडल मिला था। कहाँ पे? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में। कौन सा एडिशन था? 42nd एडिशन था। कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने सारी चीज़ें देख ली। मिनिस्ट्री ऑफ पावर को स्पेशल अप्रिसिएशन मेडल मिला। कहाँ पे मिला? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में मिला। कौन सा एडिशन था? 42nd एडिशन था। कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु इज अपॉइंटेड फर्स्ट फीमेल कमांडिंग ऑफिसर एट आर्म फोर्सेस ट्रांसफ्यूजन सेंटर। तो वो कौन सी पहली महिला बनी है जिनको कमांडिंग ऑफिसर बनाया गया है आर्म फोर्सेस ट्रांसफ्यूजन सेंटर में? आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं कर्नल विजयंत पांडा, सेकेंड ऑप्शन है कर्नल सुनीता BS, थर्ड ऑप्शन है मेजर सुखी सिन्हा, और लास्ट ऑप्शन है कर्नल रागिनी। तो इन चारों में से कौन कमांडिंग ऑफिसर के पद पे अपॉइंट हुई हैं आर्म फोर्सेस ट्रांसफ्यूजन सेंटर में? ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है कर्नल सुनीता BS। ठीक है, कर्नल सुनीता BS जो है ट्रांसफ्यूजन सेंटर की जो है कमांडिंग ऑफिसर अपॉइंट की गई है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन बनी है? कर्नल सुनीता BS। ठीक है, कर्नल सुनीता BS। ठीक है, कर्नल सुनीता BS। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? संडे को ट्रांसफ्यूजन सेंटर में जाना है। ठीक है, संडे को ट्रांसफ्यूजन सेंटर जाना है। ठीक है, संडे को SUN। ठीक है, संडे को ट्रांसफ्यूजन सेंटर जाना है। ठीक है, सन से याद रखिएगा सुनीता BS। ठीक है, सुनीता BS, देखिए इनके नाम में SUN है ना, बहुत बड़ी उपलब्धि है इनके लिए। ठीक है, कर्नल सुनीता BS जी को जो है कमांडिंग ऑफिसर अपॉइंट किया गया है ट्रांसफ्यूजन सेंटर आर्म फोर्सेस का। ठीक है, तो याद रखिएगा संडे को जाना है ट्रांसफ्यूजन सेंटर। ठीक है, संडे को जाना है ट्रांसफ्यूजन सेंटर। ठीक है, संडे से SUN पूरा याद रखिएगा, SUNDAY होता है ना, तो सिर्फ SUN याद रखिएगा। तो SUN का मतलब हो गया सुनीता BS को जो है अपॉइंट किया गया है एज कमांडिंग ऑफिसर एट आर्म फोर्सेस ट्रांसफ्यूजन सेंटर, कर्नल सुनीता BS। ठीक है, कर्नल सुनीता BS। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्नड प्रेस्टिजियस टाइटल ऑफ 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड सरपासिंग इटलीज पोम्पॉय। ठीक है, इटली पोम्पॉय को सरपास करते हुए कौन बना है 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड? आपको ये बताना है 8th वंडर कौन बना है वर्ल्ड का, दुनिया का, इटली पोम्पॉय को हरा के, आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है रोमन कोलोजियम, सेकेंड ऑप्शन है अंकोर वट, थर्ड ऑप्शन है लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, और फोर्थ है आपका फोर्थ ऑप्शन क्राइस्ट द रिडमीर। ठीक है, तो जो कि ब्राज़ील में है। ठीक है, तो और लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में है, रोमन कोलोजियम रोम में है, अंकोर वट कंबोडिया में है। ठीक है, तो इन चारों में से कौन बना है 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड? आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है अंकोर वट। ठीक है, अंकोर वट जो है कंबोडिया में है, जहाँ पे सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है। ये नहीं कि इंडिया में सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है, सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल अंकोर वट में है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अंकोर वट बना है 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कौन बना है? अंकोर वट। और ये कहाँ पे है? ये कंबोडिया में है। ठीक है, किसने किसको सरपास किया है? तो ये इटली के पोम्पाई को सरपास किया है। यहाँ पे बहुत बड़ा एक बार वॉल्केनो इरप्ट हुआ था। ठीक है, वॉल्केनो इरप्ट हुआ था बहुत पहले, काफ़ी पहले, मतलब एंशियंट टाइम्स में पोम्पॉय में एक बहुत बड़ा वॉल्केनो इरप्ट हुआ था। ठीक है, खैर वो तो बात की बात है। तो आपको याद रखना है कि 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कौन बना है? तो अंकोर वट बना है। ठीक है, अंकोर वट बना है, कहाँ पे है ये? कंबोडिया में है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कंबोडिया में है। कैसे याद रखेंगे? 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है वो अंग है। ठीक है, वो अंग है। ठीक है, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो है वो अंग है। ठीक है, अंग से याद रखिएगा, अंगकोर वट। ठीक है, अंगकोर वट। ठीक है, कैसे याद रखेंगे साथियों? 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो है वो अंग है। ठीक है, वो अंग है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, व्हेन इज सेबी प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस सेम डे ट्रेड सेटलमेंट? ठीक है, सेम डे ट्रेड सेटलमेंट सेबी कब इंट्रोड्यूस करेगा? आपको बताना है ये। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं मार्च 2024, सेकेंड ऑप्शन है अप्रैल 2024, थर्ड ऑप्शन है मई 2024, और फोर्थ ऑप्शन है जून 2024। तो साथियों इसका सही आंसर है मार्च 2024। ठीक है, सेबी प्लान्स टू इंट्रोड्यूस सेम डे ट्रेड सेटलमेंट बाय
मार्च 2024। ठीक है, तो हम लोग जनरली ट्रेड में क्या देखते हैं, T+1 देखते हैं या T+2 देखते हैं। ठीक है, T+1 या T+2। तो इसका ये मतलब होता है जिस दिन ट्रेड किया गया है उसके एक दिन बाद या उसके 2 दिन बाद सेटलमेंट होगा। ठीक है, पर अब क्या है, अब बहुत तेज़ी हो गई है। अब सेबी क्या बोल रहा है कि वो सेम डे ही ट्रेड सेटलमेंट कर देगा मार्च 2024 से। तो वो हो जाएगा T+0। ठीक है, T+0 हो जाएगा वो सिनेरियो। ठीक है साथियों, तो याद रखिएगा मार्च 2024 तक ये सेटलमेंट, सेम डे ट्रेड सेटलमेंट हो जाएगा। मार्च 2024 से ये लागू हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु ऑफ द फॉलोइंग विंस ऑस्ट्रेलियन सीनेट सीट। ठीक है, ये आपको बताना है किसने ऑस्ट्रेलियन सीनेट सीट जीती है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है डेव शर्मा, सेकेंड ऑप्शन है माइक पांडे, थर्ड ऑप्शन है दौलतवीर सिंघा और फोर्थ ऑप्शन है शौर्य सैंडी। तो इन चारों में से किसने ऑस्ट्रेलियन सीनेट सीट जीती है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है डेव शर्मा जी ने। ठीक है, डेव शर्मा जी ने, जो कि इंडियन ओरिजिन के एक्स MP हैं ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सीनेट सीट जीती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में सीनेट सीट जीती है किसने, एक्स MP देव शर्मा ने। ठीक है, देव शर्मा ने। ठीक है, देव शर्मा में। तो याद रखिएगा किसने दावे किए हैं, तो दावे याद रखिए, इनका नाम दावे है। ठीक है, हम लोग ने मतलब इनका सही नाम तो डेव शर्मा है, पर हम लोग इनको अपनी सहूलियत के लिए दावे बोलेंगे। तो ऑस्ट्रेलियन सीनेट सीट पे दावे किए हैं। ठीक है, सीनेट सीट पे दावे किए हैं। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन सीनेट सीट पे दावे किए हैं, दावे से याद रखिएगा दावे शर्मा। ठीक है, डेव शर्मा। ठीक है, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा कहीं और हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा कहाँ पे हुआ है, ऑस्ट्रेलिया सीनेट सीट में हुआ है दावे। ठीक है, दावे शर्मा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन सीनेट सीट में दावे किए गए हैं। दावे कहाँ किए गए हैं, ऑस्ट्रेलियन सीनेट सीट में किए गए हैं। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु ऑफ द फॉलोइंग सिक्योर्ड IBSF 6 रेड स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल इन दोहा। तो रेड स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल दोहा किसने जीती है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है नीति बेदी, फर्स्ट ऑप्शन था। सेकेंड ऑप्शन है दीपिका त्रिहान, थर्ड ऑप्शन है अनुपमा रामचंद्रन और फोर्थ ऑप्शन है विद्या पिल्लई। तो साथियों इसका सही आंसर है विद्या पिल्लई। ठीक है, विद्या पिल्लई ने जीता है IBSF 6 रेड स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल, जो कि दोहा में हुआ था। और इन्होंने इंडियन कंपेट्रिएट अनुपमा रामचंद्रन को हरा के ये जो है टाइटल हासिल किया है। ठीक है, विद्या पिल्लई ने ये हासिल किया है 6 रेड स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप, IBSF 6 रेड स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप। ठीक है, विद्या पिल्लई ने ये हासिल किया है, किसको हरा के, अनुपमा रामचंद्रन को हरा के। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा अनुपमा रामचंद्रन को हरा के ये जो है विक्ट्री हासिल की गई है, किसके द्वारा, विद्या पिल्लई के द्वारा। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच कंट्री डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया टू विन डेविस कप फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1976। ठीक है, तो किस कंट्री ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के डेविस कप जीता है 1976 के बाद। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है फिलीपींस, सेकेंड ऑप्शन है इटली, थर्ड ऑप्शन है US और फोर्थ ऑप्शन है आयरलैंड। तो इन चारों में से किसने ऑस्ट्रेलिया को हरा के डेविस कप जीता है। ठीक है, तो याद रखिएगा साथियों ये इटली है। ठीक है, इटली ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के डेविस कप जीता है। ठीक है, इटली ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के ये डेविस कप जीत लिया है। ठीक है, डेविस कप क्या है, तो डेविस कप जो है टेनिस टूर्नामेंट है। ठीक है, टेनिस टूर्नामेंट है जो कि US में शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये डेविस कप जो है ये टेनिस टूर्नामेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, किसने किसको हराया है, तो इटली ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। ठीक है, इटली ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इटली जीता है डेविस कप। ठीक है, तो याद रखिएगा IDA। ठीक है, IDA। ठीक है, IDA, आई से याद रखिएगा इटली, D से याद रखिएगा डेविस कप और A से याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो I ने A को हराया, मतलब इटली ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। ठीक है, इटली ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, किस में हराया, D में हराया, मतलब डेविस कप में हराया। ठीक है, IDA याद रखिएगा। ठीक है, IDA। ठीक है साथियों, IDA। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग चोज वर्ड
फॉर द ईयर 2023 एज ऑथेंटिक। तो किस डिक्शनरी ने वर्ड ऑथेंटिक को चूज़ किया है एज वर्ड ऑफ द ईयर 2023। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन हमने घुमा दिया है। जनरली ये पूछा जाता है कि कॉलिंस ने क्या चूज़ किया, या मरियम वेबस्टर ने क्या चूज़ किया, ऑक्सफोर्ड ने क्या चूज़ किया, कैम्ब्रिज ने क्या चूज़ किया, किस वर्ड को चूज़ किया। पर यहाँ पे घुमा दिया गया है कि बताना है आपको जो ऑथेंटिक वर्ड है वो किस डिक्शनरी ने चूज़ किया है एज वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2023, आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है कॉलिंस, सेकेंड ऑप्शन है मरियम वेबस्टर, थर्ड ऑप्शन है कैम्ब्रिज और फोर्थ ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है मरियम वेबस्टर। ठीक है, मरियम वेबस्टर जो है इन्होंने ऑथेंटिक वर्ड चुना है, चूज़ किया है एज वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2023, वर्ड ऑफ द ईयर 2023। ठीक है, ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, नॉट फॉल्स और इमिटेशन एंड ट्रू टू वंस ओन पर्सनैलिटी। ठीक है, ट्रू टू वंस ओन पर्सनैलिटी। ठीक है, तो याद रखिएगा मी इज़ ऑथेंटिक। ठीक है, मी इज़ ऑथेंटिक। ठीक है, मी इज़ ऑथेंटिक, मी से याद रखिएगा मरियम वेबस्टर ने इनको चुना है, ऑथेंटिक को चुना है। तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आपसे ये उल्टा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मरियम वेबस्टर ने किसको चुना है, तो याद रखिएगा मी क्या है, हम लोग क्या है, ऑथेंटिक है। ठीक है, मी इज़ ऑथेंटिक, ऑथेंटिक। ठीक है, मी इज ऑथेंटिक। ये छोटी सी ट्रिक है आपके लिए ताकि आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो इफ क्वेश्चन अपीयर्स इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो मी इज ऑथेंटिक याद रखिएगा, मी से क्या है, मरियम वेबस्टर है और ऑथेंटिक इज द वर्ड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रणब माय फादर और डॉटर रिमेंबर्स इज़ अ बुक बाय। तो प्रणब माय फादर और डॉटर रिमेंबर्स किसने बुक लिखी है, आपको ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है देविका बैनर्जी, सेकंड ऑप्शन है शर्मिष्ठा मुखर्जी, थर्ड ऑप्शन है जेनिफर चैटर्जी और फोर्थ ऑप्शन है शालिनी चैटर्जी। तो याद रखिएगा कि ये जो प्रणब माय फादर और डॉटर्स रिमेंबर है, ये शर्मिष्ठा मुखर्जी की बुक है। और किस पे लिखी गई है, प्रणब मुखर्जी साहब पे, जो हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। ठीक है, तो उनके नाम पे ये, उनके पे ये बुक लिखी गई है और उनकी बेटी ने लिखी है जिनका नाम है शर्मिष्ठा मुखर्जी। ठीक है, शर्मिष्ठा मुखर्जी। ठीक है, तो प्रणब माय फादर और डॉटर रिमेंबर्स किसकी बुक है, शर्मिष्ठा मुखर्जी की बुक है। ठीक है साथियों, याद रखिएगा शर्मिष्ठा मुखर्जी की बुक है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच स्टेट इज टू होस्ट अल्टीमेट खो खो सीजन 2 फ्रॉम दिसंबर 24 2023। तो खो खो सीजन 2 कौन सा राज्य होस्ट करेगा, इंडिया का कौन सा, भारत का कौन सा राज्य खो खो सीजन 2 होस्ट करेगा, आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है राजस्थान, सेकेंड ऑप्शन है मुंबई, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा और फोर्थ ऑप्शन है चेन्नई। तो इन चारों में से कौन होस्ट करेगा खो खो सीजन 2। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है ओडिशा। ठीक है, ओडिशा जो है होस्ट करेगा सीजन 2 किसका, खो खो का। ठीक है, खो खो का सीजन 2 कौन होस्ट करेगा, तो ओडिशा होस्ट करेगा। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, खो के एंड में आ रहा है ओ, तो याद रखिएगा ओडिशा होस्ट करेगा। ठीक है, छोटी सी ट्रिक है, वैसे तो आपको याद हो जाएगी, लेकिन इन केस कन्फ्यूजन पैदा होता है आपको अगर एग्जाम में, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस ये ट्रिक याद रखनी है। खो खो ओ है ना लास्ट में, तो ओ से याद रखिएगा ओडिशा। ठीक है, ओडिशा। ठीक है, इसमें कौन कौन होंगे, इसमें ओडिशा जगरनॉट्स होंगे, चेन्नई क्विक गन्स होंगी, गुजरात जायंट्स होंगे, मुंबई खिलाड़ीज होंगे, राजस्थान वॉरियर्स होंगे, तेलुगु योद्धास इस सब में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, 145 प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, खो खो याद रखिएगा, बस KHO से याद रखिएगा, ओ। ठीक है, ओ से याद रखिएगा ओडिशा। ठीक है, लास्ट में जो वर्ड है उसी नाम का स्टेट है। ठीक है, ओडिशा। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। साथियों अब हम लोग बैंकिंग सेगमेंट से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक अपॉइंटेड हर्ष कुमार भनवाला एज एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर 3-year टर्म स्टार्टिंग January 25, 2024। तो किस बैंक ने हर्ष कुमार भनवाला साहब को एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद पे अपॉइंट किया है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है ICICI बैंक ने, सेकेंड ऑप्शन है IDFC बैंक ने, थर्ड ऑप्शन है HDFC बैंक ने और फोर्थ ऑप्शन है PNB बैंक ने। तो किस बैंक ने अपॉइंट किया है हर्ष कुमार भनवाला साहब को एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे, तो साथियों इसका सही आंसर है HDFC बैंक ने। ठीक है, HDFC बैंक ने हर्ष कुमार भनवाला साहब को एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद पे अपॉइंट किया है। तो बहुत ही आसान है, कैसे याद रखेंगे, H से ही हर्ष कुमार है, H से हर्ष है और H से ही HDFC बैंक है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से ये आप लिंक कर लेंगे। ठीक है, तो HDFC बैंक ने हर्ष कुमार भनवाला साहब को एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद पे अपॉइंट किया है। ठीक है साथियों, ये छोटी सी ट्रिक थी, आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों,
हु इज़ अपॉइंटेड एज पार्ट टाइम चेयरमैन बाय फिनो पेमेंट बैंक। तो फिनो पेमेंट बैंक ने किसको अपॉइंट किया है एज पार्ट टाइम चेयरमैन? आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है अनीश कुमार, सेकेंड ऑप्शन है रजत कुमार जैन, थर्ड ऑप्शन है रतन राय और फोर्थ ऑप्शन है त्रिलोक चतुर्वेदी। तो किनको बनाया गया है पार्ट टाइम चेयरमैन बाय फिनो पेमेंट बैंक? ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है रजत कुमार जैन। ठीक है, रजत कुमार जैन साहब को अपॉइंट किया गया है फिनो पेमेंट बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे कि जो पार्ट टाइम है उसको बार बार फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, जो पार्ट टाइम याद रखिएगा, पार्ट टाइम राजा है, ठीक है, पार्ट टाइम राजा है, उनको बार बार फाइंड करना पड़ेगा। उनको क्या क्या करना पड़ेगा? बार बार फाइंड करना पड़ेगा। अपना घूमने घामने चले जाते हैं ना, ठीक है, तो बार बार फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, फाइंड से याद रखिएगा फिनो बैंक, राजा से याद रखिएगा रजत कुमार जैन साहब, इनके नाम में राजा है ना, RAJ। ठीक है, और किसने और क्या बने हैं ये? पार्ट टाइम चेयरमैन। ठीक है, तो याद रखिएगा पार्ट टाइम राजा जो है उनको फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, पार्ट टाइम से याद रखिएगा पार्ट टाइम चेयरमैन, फाइंड से याद रखिएगा फिनो, FIND होता है ना, तो बस FIND होता है उसका, तो पार्ट टाइम फाइंड करना पड़ेगा जो भी राजा है। अगर राजा पार्ट टाइम है तो उसको बार बार फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड से याद रखिएगा फिनो पेमेंट बैंक और राजा से याद रखिएगा रजत कुमार जैन साहब को अपॉइंट किया गया है एज पार्ट टाइम चेयरमैन बाय फिनो पेमेंट बैंक। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। साथियों यहाँ पे फिजिकल ईयर 2024 की कुछ ग्रोथ फोरकास्ट है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो S&P ग्लोबल ने बोला है कि 6.4% GDP ग्रोथ होगी फिजिकल ईयर 24 में इंडिया की। IMF ने बोला है 6.3, वर्ल्ड बैंक ने 6.3%, मूडीज़ का जो फोरकास्ट है वो है 6.7%, मॉर्गन स्टैनली का जो है वो 6.5% और RBI का भी है 6.5%। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा अगर हाल ही में आपको एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हमारा ये सेशन समाप्त होता है, एंड होता है। आशा करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, जो भी ट्रिक्स बताई गई है समझ में आई होगी, और सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड की जा रही है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी समझ में आई होगी। साथियों एक और रिक्वेस्ट है, या ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि जैसे जो भी हम लोग ने आज जो भी सेशन में हम लोग ने पढ़ाई की है, जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं, उसका वन लाइनर के तौर पे हमने रोज़ रील निकालते हैं, जिससे क्या होता है, आपने ये 50-60 मिनट का जितने का भी वीडियो है आपने देखा, उसके बाद अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो आप वो रील्स देख सकते हैं, और उसमें वन लाइनर फॉर्म में ही वो सारी इन्फॉर्मेशन दी है जिनके बारे में हम लोग ने बैकग्राउंड में इस वीडियो में बात की थी। ठीक है, तो उससे इस रील को देखने के लिए आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, जिसका नाम है जनरल स्टडीज ट्रिक्स ही है, और इसकी जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप चाहें तो उसको रेफर कर सकते हैं क्विक रिवीजन के लिए। ठीक है, 1 मिनट की रील होती है, उसमें मैक्सिमम न्यूज़ जो है वन लाइनर फॉर्म में आपको दे दी जाती है ताकि आप आराम से रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो इससे डबल रिवीजन हो जाएगा आपका। आपने एक बार यहाँ पढ़ा, और अगर आपको टाइम मिला 1 मिनट का टाइम तो आप निकाल सकते हैं अपने 24 घंटे में, तो उसको आप रिवाइज भी कर सकते हैं। इससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है साथियों, हम लोग कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।